अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। हालात कंट्रोल से बाहर होते नजर आ रहे हैं। जिन खतरात का इजहार किया जा रहा था वो अब करीब आ रहे हैं और कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए दोबारा मुख्तलिफ इलाकों का लॉकडाउन किया जा रहा है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 5,248 केसेस के बाद कोरोना के मरीजों की तादाद 1,44,478 से जायद हो चुकी है और मजीद 97 अफराद की अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 2,729 पर पहुंच गई है। पाकिस्तान कोरोना वायरस से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में मुसलसल ऊपर आ रहा है और पाकिस्तान के 20 बड़े शहर कोरोना वायरस के फैलाव का बड़ा सबब बन रहे हैं, जिनकी शनाख्त नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने की है, जहां कोरोना वायरस के केसेस हॉटस्पॉट की शक्ल में मौजूद हैं और वहां से इन्फेक्शन और उसकी शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है। और NCOC ने इन शहरों से वायरस के फैलाव को रोकने के लिए फौरी तौर पर इकदाम करने की जरूरत पर जोर दिया है। NCOC की जानिब से जिन 20 शहरों को हॉटस्पॉट करार दिया गया है उनमें कराची, लाहौर, कोयटा, पिशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, सवात, हैदराबाद, सक्खर, सियालकोट, गुजरात, घोटकी, लाड़काना, डेरा गाजी खान, खैरपुर, मर्दान और मालाकंड शामिल हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने इन शहरों में हॉटस्पॉट का पता, टेस्ट ट्रैक और क्वारंटीन की पॉलिसी के तहत लगाया है। NCOC की फहरिस्त में शामिल पिशावर भी शामिल है, जिसके 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। पिशावर के डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक अशरफिया कॉलोनी, इसके अलावा चनार रोड, यूनिवर्सिटी रोड, दानिशाबाद, E2 फेज 1 हयाताबाद में लॉकडाउन कर दिया गया है और सिर्फ जरूरी अशिया की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। मसाजिद में भी सिर्फ 5 अफराद को बाजमात नमाज पढ़ने की इजाजत होगी। इसी तरह लाहौर, जहां पंजाब के कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केसेस हैं और आज पंजाब हुकूमत ने भी फिर आज लाहौर की एक बड़ी आबादी पर दोबारा लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, जो कि आज डॉक्टर यास्मीन रशीद साहबा ने किया। लाहौर शहर के अंदर देखा है कि जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स हैं उनके लिए एक डिफरेंट तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। कल 12 बजे के बाद ये सारे इलाके जो हैं इनको बहुत हद तक बंद कर दिया जाएगा। शादरा, मुजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग के कुछ इलाके हैं, कुछ इलाके कैंट के हैं, निश्तर टाउन तकरीबन सारा ही, अलामा इकबाल टाउन में कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जिनमें फैलाव बहुत ज़्यादा है, उनको भी बंद कर दिया जाएगा। मिनिमम पीरियड जो है वो 2 हफ्ते का है, लेकिन इस दौरानिया में मुसलसल इसका जायज़ा किया जाएगा। अगर इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रही हुई तो फिर सोचेंगे कि उसको टाइम से पहले खोलें। हालांकि इससे पहले पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट ने 15 मई को वजीर आला पंजाब को समरी भेजी थी, जिसमें कोरोना वायरस की वजह से पंजाब, खासतौर पर लाहौर में तशवीशनाक सूरत हाल की निशानदही की गई थी। इस समरी के मुताबिक, एक माह पुरानी समरी के मुताबिक, लाहौर में तकरीबन 6,70,800 कोरोना वायरस के मरीज मौजूद हैं। इन केसेस में कोरोना वायरस की अलामात जाहिर नहीं हुई हैं, इसलिए उन्होंने अस्पतालों से रुजू नहीं किया है, मगर ये वायरस के फैलाव और मुंतकली का बड़ा जरिया है। समरी के मुताबिक लाहौर का कोई भी इलाका कोरोना वायरस से महफूज नहीं है। लाहौर में वायरस की मुंतकली का एक खतरनाक रुझान नजर आ रहा है। रिपोर्ट जोनिंग और स्मार्ट लॉकडाउन की मुखालफत करती है, 4 हफ्ते के सख्त लॉकडाउन की सिफारिश करती है। ये 1 माह पहले की बात थी, मगर इससे पहले ये रिपोर्ट आई, उसके बावजूद मुकम्मल तौर पर सब खोल दिया गया, ट्रांसपोर्ट, मार्केट सब खोल दिया गया, SOPs की पाबंदी नहीं हुई। हमने रिपोर्ट यास्मीन रशीद साहिबा के आगे रखी थी तो उन्होंने मामले को सुप्रीम कोर्ट पर डाल दिया। आप ही की वजारत एक अलग बात कर रही थी और पंजाब हुकूमत बिल्कुल अलग फैसले कर रही थी। इसमें तो लॉकडाउन मजीद सख्त करने की बात की गई, स्मार्ट लॉकडाउन या जोनिंग की मुखालफत की गई कि उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं रह गई है, क्योंकि पूरे सूबे में ये फैल गया है, पूरे शहर में फैल गया है। 6,70,000 लाहौर में इन्होंने कहा कि इन्फेक्ट हो सकते हैं। फिर क्या वजह है कि ना ये रिपोर्ट मंजर आम पर आई, ना इसकी सिफारिशात पर अमल दरामद हुआ? उस दिन जब ये हमने समरी निकाली है तो उसी शाम सुप्रीम कोर्ट ने एक आपको पता है कि डिसीजन दी कि द लॉकडाउन शुड बी ईज्ड ऑफ। तो जब लॉकडाउन का ईज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक डिसीजन आ गया तो उस समरी को आगे चलाने का कोई जवाज़ नहीं बन रहा था। So by the time it reached, I think one of the departments already this was out, क्योंकि वो तो हमने सारे सेक्रेटरीज के अंदर सर्कुलेट करनी थी फॉर देयर ओपिनियन। तहरीक इंसाफ हर चीज़ दूसरों पर डाल देती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 18 मई को
लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया है पंजाब हुकूमत ने 9 मई को। 11 मई को पंजाब हुकूमत ने बाजार और मार्केट्स खोल भी दी। 15 मई को अगर ये रिपोर्ट आ गई थी, तो ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखी गई है, तो सारे फैसले हो चुके थे। शॉपिंग मॉल्स, ऑटोमोबाइल्स खोलने का फैसला, शॉप्स खोलने का 18 मई को हो गया। तो ये तो सारा आप लोग पहले ही फैसला कर चुके थे, सुप्रीम कोर्ट कहां से आ गई इसमें? देखिए जी, फैसले हुए थे ना, खोलने के फैसले हुए थे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ये तो आपको पता है कि 18 से ही शुरू हुई। और उससे पहले जैसे मैंने आपको कहा है कि जिस दिन ये चली है फाइल, उसके दूसरे दिन आ गया था सुप्रीम कोर्ट का। नहीं डॉक्टर साहब, बाद में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने फैसले में सिंध हुकूमत को पंजाब हुकूमत की मिसाल दी है कि अगर वो इस तरीके से खोल रहे हैं तो आप क्यों इतनी सख्ती कर रहे हैं। वो तो फैसले में मिसाल दी है सिंध हुकूमत को पंजाब हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट ने। जी देखिए, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस वाज एक्चुअली जस्ट फॉर लाहौर। और उसमें हमने एक सजेशन देनी थी ना गवर्नमेंट को कहा था कि ये जो आपने सैम्पलिंग कराई है, उस सैम्पलिंग के मुताबिक हमें ये लगती है सिचुएशन। लेकिन अगर मैं अब अपने आप को देखूं तो मेरा ख्याल है जो हमने उस वक्त एक्स्ट्रापोलेशन की थी वो शायद थोड़ी बहुत गलत साबित हुई है। रिपोर्ट पर अमल नहीं हुआ, सब कुछ खोल दिया गया और अब 1 महीने के बाद अक्सर लाहौर के इलाके बंद किए जा रहे हैं। इसी तरह आलमी इदारा सेहत ने भी कोरोना के केसेस में इजाफे पर 7 जून को वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद को खत लिखा था, जिसमें रोजाना 50,000 टेस्ट करने के साथ लॉकडाउन की तजवीज़ दी गई थी और पूरे पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने तजवीज़ दी। कल असद उमर ने बताया है कि अगर इकदाम ना किए गए तो जून के आखिर तक 3 लाख और जुलाई के आखिर तक 12 लाख कोरोना केसेस हो सकते हैं। साथ उन्होंने ये भी बताया कि टेस्टिंग कैपेसिटी को 1 लाख तक ले जाया जाएगा। टेस्टिंग कैपेसिटी तो ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, मगर 1 लाख टेस्ट हो सके ये यकीनी बनाया जाएगा रोज़ाना की बुनियादों पर। देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक जाता है। हमारे साथ मुर्जा वहाब साहब मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि सिंध में इस हवाले से क्या फैसले होंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी, उनसे भी बात करेंगे कि मज़ीद शहरों में क्या सूरत हाल होगी। मुर्जा वहाब साहब बहुत शुक्रिया। कराची, सक्खर, हैदराबाद, कराची, घोटकी, लाड़काना भी मौजूद हैं NCOC की इस लिस्ट में। आप लोग क्या करने जा रहे हैं? पेशावर में शुरू हो गया है लॉकडाउन, साथ ही लाहौर के भी बहुत सारे इलाकों में। देखिए शादिब साहब, जो आपके सारे इंट्रो में बातचीत चल रही थी, एक चीज तो बड़ी क्लियर होती है कि इनिशियली जो हमारी स्ट्रैटेजी थी पाकिस्तान भर में, वो स्ट्रैटेजी परहैप्स कोरोना वायरस से लड़ने की नहीं थी, वो सिंध हुकूमत से लड़ने की थी। हम जो फैसला करते थे उसकी नफी फेडरल गवर्नमेंट करती थी, हमारे बाकी जो प्रोविंशियल काउंटर पार्ट्स हैं वो करते थे। और आपने खुद सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ डांट डपट की, ये कह के कि जी पंजाब ये चीज कर रहे हैं, आप वो चीज क्यों नहीं कर रहे हैं। तो असल मैं समझता हूँ जो बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन बहैसियत गवर्नमेंट के लिए हमारे लिए ये थी कि हम परहैप्स फेल हुए, तमाम गवर्नमेंट के वो मिल के कौमी पॉलिसी नहीं बना पाए। और अब जो असद उमर साहब अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं, या पंजाब गवर्नमेंट ये बात कर रही है, वजीर आजम साहब जो अब बात कर रहे हैं, ये तमाम बातें जो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, इसके बारे में हम कई रोज से बात कर रहे थे। मैं समझता हूँ आज भी बजाय इसके कि इसको इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर ये फैसला किया जाए, हम सब इस बात का हमें अंदाजा है कि पाकिस्तान भर में सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है। वजीर आजम पाकिस्तान को फौरी तौर पर NCC का इजलास तलब करना चाहिए, तमाम वज़राए आला वहां पर मौजूद हो और एक नई कौमी पॉलिसी तरतीब देने की जरूरत है, ताकि चले जो माजी में होना था हो गया। मूविंग फॉरवर्ड वी शुड बी ऑन द सेम पेज और हम सबको लॉकडाउन के हवाले से इफेक्टिव मगर मुर्जा साहब, NCOC के प्लेटफॉर्म में भी सूबे हैं, ज़ाहिर है NCC में हो इजलास अच्छी बात है, मगर एक एक दिन बहुत काउंट करता है। हमने देखा है कि बरतानिया के बारे में आया कि 1 हफ्ता पहले लॉकडाउन हो जाता तो अमवात की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा कम होती, आधे लोग मरते। चीन के बारे में भी ये बात आई थी। इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जब लाहौर पेशावर ने तेज़ी से फैसले कर दिए, कराची, सक्खर, हैदराबाद का नाम है, घोटकी, लाड़काना का नाम है, आप लोग क्या फैसले करने जा रहे हैं फौरी तौर पर इस हवाले से? एक तो देखिए शायद मैं थोड़ा सा आपको सिंध की सिचुएशन बताऊं कि सूबाई सिंध के अंदर तकरीबन जो हमारे 85% केसेस हैं वो कराची शहर के 6 अजला के अंदर है। जो बाकी अजला की आप बात करें, चाहे वो हैदराबाद हो, घोटकी हो, लाड़काना हो, खैरपुर हो, सक्खर हो, इसके अंदर सिचुएशन गो के नंबर्स हैं बट इतनी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। तकरीबन कोई ऑन एन एवरेज मैं समझता हूँ एक डिस्ट्रिक्ट में 1400 से 1500 केसेस हैं, मतलब 2000 से ऊपर केसेस क्रॉस नहीं किए। लेकिन अगर आप कराची की बात करते हैं तो मैं जिला ईस्ट की बात करूं तो जिला ईस्ट में हम 10,000 केसेस क्रॉस कर चुके हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट साउथ की मैं बात करता हूं वहां पर तकरीबन कोई 9,800 केसेस है और इस तरह बाकी हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी सिचुएशन है। तो जो हॉट जोन है या हॉट बेड है इस वायरस का वो कराची शहर, और मैं समझता हूँ कराची शहर के अंदर पिन पॉइंट करना कि किस
गली को बंद कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि थोड़ा मुश्किल होगा। हमें कराची के लिए ओवरऑल एक स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत होगी, जिसके अंदर मैं समझता हूँ चूंकि बहुत सारे मगर क्यों मुश्किल होगा अगर टेस्ट एंड ट्रैक की बुनियाद पर वो लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज को आइडेंटिफाई करके, यूसीज को आइडेंटिफाई करके वहां पर कर रहे हैं लॉकडाउन, पिशावर में भी कर रहे हैं। ये एक अलग बात है कि लाहौर का एक बहुत बड़ा हिस्सा लॉकडाउन में जा रहा है, तो आप लोग कराची में क्यों नहीं कर सकते? शादिब, आपको याद होगा सिंध के अंदर कराची वो पहला शहर था जहां पर हमारे डिप्टी कमिश्नर ने 11 यूसीज को सील करने का फैसला किया था। और आपको याद होगा कि जब हमने वो फैसला किया, हर शख्स ने हमारे उस फैसले के ऊपर तनकीद की। हमारी जो प्रोएक्टिवनेस थी ना, उससे लोग खुश नहीं थे। जो लोग आज ये अमवात देख के और नंबर्स के बढ़ने के बाद देख के फैसला कर रहे हैं, उनको काश हमारी बात उस टाइम पर सुन लेनी चाहिए थी। अब वो फैसला कर रहे हैं, तो अब अगर आप डिले कर देंगे तो आवाम का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, उस वक्त आप लोगों ने फैसला किया, आप पर तनकीद हुई, इसके अलावा जो मामलात हुए वो हो गए। अब लोगों की जान बचाने के लिए आपने आइडेंटिफाई करके क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर सकते? मेरी गुजारिश आप सुनिए। देखिए, कराची के अंदर फेडरल गवर्नमेंट के इदारों का बहुत अमल दखल है। कराची के अंदर बैंक्स की ब्रांचेज हैं जिसको सूबाई हुकूमत रेगुलेट नहीं करती। कराची में पोर्ट है, कराची में टैक्स के इदारे हैं। जब तक फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलकर एक कंसर्टेड पॉलिसी नहीं बनाएगी, मैं समझता हूँ इफेक्टिव लॉकडाउन नहीं हो पाएगा। हमको आइसोलेशन में काम करने की जरूरत नहीं है, हमको कलेक्टिवली मिलकर काम करने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ अगर वजीर आजम पाकिस्तान चाहें, वो सुबह एनसीओसी का या एनसीसी का इजलास बुला सकते हैं, सिंध गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करेगी। बट मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि आप मुर्तज़ा साहब ये कह रहे हैं कि आपको पता है, एरियाज भी पता है, टेस्ट एंड ट्रैक की बुनियाद पर सब चीजें आपको पता है, मगर अब वजीर आजम बैठकर, क्योंकि कराची के बहुत सारे एरियाज फेडरल कंट्रोल में या दूसरे इदारे उनको कंट्रोल करते हैं, तो आप कह रहे हैं कि वो बताएंगे, तो फिर आपको एरियाज पता है मगर उनकी ओनरशिप के साथ आप उस पर लॉकडाउन करेंगे? देखिए शादिब, जब तक मैं समझता हूँ क्योंकि कराची में सबका स्टेक है, जब तक मैं समझता हूँ यूनानिमिटी ऑफ थॉट नहीं होगी कराची शहर के अंदर, कोई कार्रवाई कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर इसमें काम करने की जरूरत है। मैंने आपको गुजारिश की कि हमारे पास कराची शहर के अंदर 6 के 6 इजला का डेटा है। सबसे ज्यादा बुरी तरीके से मुतासर हमारा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, नंबर 2 हमारा डिस्ट्रिक्ट साउथ है, और इसी तरह बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। बट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जब आप फर्दर यूसीज के अंदर जाएंगे तो फर्दर मैं समझता हूँ चीजों को बेहतर बनाने की जरूरत है, और ज्यादा बेहतर उसके अंदर वजीर आजम कराची आ रहे हैं, तो इस हवाले से कोई मुलाकात और फिर ये मामला रखने का इरादा है चीफ मिनिस्टर का? देखिए, अगर हमने सुना है कि वजीर आजम कल शाम को कराची तशरीफ ला रहे हैं, अगर वजीर आला सिंध वजीर आजम पाकिस्तान से मुलाकात होगी तो लेट मी अश्योर यू कि वजीर आला सिंध वजीर आजम के सामने अपनी तमाम गुजारिशात रखेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ शादिब, देखें आपने जो माजी के जो एक्सपीरियंसेस थे ना, हमें उससे सीखने की जरूरत है। आपको याद होगा कि माजी के अंदर मॉल्स से क्या फैसले किए गए और आखिर में फेडरल गवर्नमेंट ने क्या फैसला किया, पंजाब गवर्नमेंट ने क्या। सिमिलरली टूरिज्म के हवाले से मैं समझता हूँ जब आप इस पेंडेमिक से लड़ रहे हैं, लोगों को घर में आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वजीर आजम पाकिस्तान ने फैसला किया कि नहीं जी, टूरिज्म खोलने की जरूरत है, ये भी बड़ा जरूरी है। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल वजीर आजम अगर मिलते हैं और फिर मामलात वो ज़रूर रखेंगे। अब ये एक नई बात है, सिंध हुकूमत कह रही है कि जी क्योंकि बहुत सारे फेडरल इदारों के मातहत भी एरियाज़ हैं, इसलिए फेडरल गवर्नमेंट की ओनरशिप के साथ ही हम करेंगे। डेटा हमारे पास मौजूद है। पंजाब और क्या करने जा रहा है, लाहौर में बहुत सारे इलाके, बहुत सारा बड़ा एरिया लाहौर का जब लॉकडाउन में जा रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, सियालकोट, गुजरात, डीजी खान, बहुत से एरियाज़ का इसमें जिक्र किया गया है। क्या दूसरे शहर का भी एक बड़ा हिस्सा लॉकडाउन किया जाएगा लाहौर की तरह? असल में शाज़ेब बात यह है कि इस वक्त पंजाब में हमारे जो टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड केसेस हैं वो 54,138 हैं। लाहौर में सबसे बड़ी तादाद है जो तकरीबन 26,847 है, और उसके बाद रावलपिंडी जहाँ तकरीबन 4,217 केसेस हैं, फिर गुजरांवाला, लेकिन उससे पहले मुल्तान और फैसलाबाद, यानी फैसलाबाद में 3,750 हैं, और अगर मैं मुल्तान देखूं तो 3,140। यानी ये वो इलाके हैं जहाँ बड़ी तादाद होगी अब मरीज़ों की। अब ठीक है, इनमें से रिकवर ज़रूर किए हैं लोग, कोई तकरीबन 10-11 हज़ार लोग रिकवर भी कर लेंगे, बट इवन देन अगर देयर इज़ अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल हु विल एंड अप इन हॉस्पिटल्स। अब मकसद ये था कि हम लोगों ने तो पूरी कोशिश की लोगों को समझाने की और बताने की कि भाई अगर आप SOPs प्रैक्टिस कर लें, एंड आई एश्योर यू
अगर वाकई लोग जेन्युइनली अपना एसओपीज, और वो कोई ऐसी मुश्किल एसओपीज नहीं है कि जिस पे आपके करोड़ों रुपए लगने, भैया आपने मुंह और नाक को ढांपना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मास्क पहने और सर्जिकल मास्क पहने, आप मुंह को कपड़े से ढांप सकते हैं, आप नकाब को ले सकते हैं ताकि आपके मुंह से जो और थूक या वो उसके ज़र्रे निकलें वो किसी और तक ना पहुँचे, हवा में ना मुअल्लक हों, ज़मीन पे ना सिंक करें। इससे बहुत ज़्यादा आप डिक्रीज़ कर सकते हैं अपनी इन्फेक्शन का रेट। दूसरी बात है, ईद वाले दिन अफसोस से ये कहना पड़ा कि लोगों ने डिड नॉट डू एनी सोशल डिस्टेंसिंग। उन्होंने कहा कि शायद ये वबा चली गई, तो एक बहुत बड़ी खेप जो है वो हमारे पास ईद के दिनों की वजह से अब सामने नमूदार हुई है। अब इम्पॉर्टेंट ये था कि जिन इलाक़ों को फिर बाकायदा वेरी साइंटिफिकली द नंबर ऑफ केसेस वर काउंटेड एंड देन उनके, क्योंकि एड्रेसेस और शनाख्ती कार्ड वगैरह सब कुछ हमारे पास होते हैं, हमने आइडेंटिफाई करके देखा कि किन इलाक़ों के सबसे बड़ी तादाद है। यानी आप वो समझिए कि डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है, पर 1000 केसेस कहाँ ज़्यादा हैं। तो फिर देखा गया कि भाई शादरा हुआ, वॉल्ड सिटी है, मुज़ंका इलाका है, शादबाग है, हरबंसपुरा, यानी और फिर लाहौर तो देखें किसी एक छोटे से मुल्क जितना है। लुक एट द पॉपुलेशन, 1.25 करोड़ आवाम रहती है यहाँ। यानी हम अपना जब मुकाबला करते हैं ना न्यूजीलैंड से, तो मुझे हंसी आती है कि न्यूजीलैंड की तो टोटल पॉपुलेशन 55 लाख है, यानी आधे लाहौर से भी कम पॉपुलेशन है उनकी, और उनके पास बहुत बड़ी जगह है। हम उस पॉपुलेशन इतने से इलाके के अंदर हमने 1.25 करोड़ बंदा रखा हुआ है। तो इसका मतलब है कुर्बत भी है, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम है, फिर हम कुछ भी फॉलो नहीं करते। इस वजह से ये मसले मसाइल बढ़ गए हैं। मगर डॉक्टर साहब, ये दुरुस्त है कि न्यूजीलैंड और लाहौर का या पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से मवाजना नहीं है, इसलिए कोरोना वायरस की जो जंग है उसमें मवाजना कर दिया जाता है। मगर न्यूजीलैंड और सिंगापुर की आबादी एक ही जितनी है, और सिंगापुर की आबादी भी 50-55 लाख है, मगर उसके बावजूद पाकिस्तानियों को बताया जाता था कि सिंगापुर ने जैसी तरक्की की है पाकिस्तान वैसी तरक्की करेगा। मवाजना इन दो ममालिक का भी नहीं बनता। और न्यूजीलैंड से की आबादी इस्लामाबाद से कम 3 गुना ज़्यादा है, मगर इस्लामाबाद के केसेस न्यूजीलैंड से 5 गुना ज़्यादा हैं। अमवात वहाँ 22 हुई हैं, इस्लामाबाद में 78 हो गई हैं। इस्लामाबाद में फेडरल हुकूमत है, हालांकि सिर्फ सूबों को कहा जाता है कि उन्होंने नहीं संभाला, तो इस्लामाबाद में तो फेडरल हुकूमत संभाल सकती थी। न्यूजीलैंड का मवाजना इस्लामाबाद से शायद किया जा सके। मैं एक और बात ये करना चाह रहा हूँ, बरतानिया, स्पेन, इटली, जर्मनी, हर जगह पढ़ी लिखी आवाम ज़्यादा है, उसके बावजूद वहाँ पर पेनल्टीज़ थी, हज़ारों लोगों को जुर्माने किए गए ताकि लॉकडाउन को इन्फोर्स किया जा सके। यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ अवाम पर छोड़ दिया गया कि जी आप पासदारी करें, या टाइगर फोर्स पर छोड़ दिया गया। बाकी ममालिक में भी हुकूमत ने कराई पासदारी। मेरा ख्याल है शाहजेब, वहाँ के मुल्कों के साथ हमारा मुकाबला तो किया नहीं जा सकता। आप देखिए कितना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो है वो चाइना ने प्रैक्टिस किया। अब वो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के बाद जब लगा कि थिंग्स आर नाउ सेटलिंग डाउन, अब दिस वायरस इज़ हेयर टू स्टे, ये चली तो नहीं गई ना। बीजिंग में आज दोबारा केसेस निकल आए, अब वो 80-83 केसेस निकले दोबारा। द होल थिंग इज़, हम ऑन द अदर हैंड इस तरह की कौम है कि मुझे कई दफ़ा लगता है लाहौरी ख़ास तौर पे एक अलहदा मखलूक है अल्लाह ताला की, वो तो बिल्कुल कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होते, और हर चीज़ जो है उसको बतौर तमाशा देखते हैं। इट इज़ वेरी सैड। नहीं, मगर डॉक्टर साहब, दूसरे शहरों में भी अवाम ने उस तरीके से पासदारी नहीं की जब उनके ऊपर सख्ती नहीं की गई, तो जो इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी है वो हुकूमत की भी थी, बजाय इसके कि खुद अवाम पर छोड़ दिया जाता। दूसरे ममालिक ने भी इस तरीके से नहीं छोड़ा। आप मुझे ये बताइए, जब हमने इन्फोर्समेंट करनी है तो आप ही लोगों ने हमसे नाराज़ होना है। रोज़ाना तनकीद भी आप ही की तरफ से होगी कि अब हम जुल्म कर रहे हैं। अब हम तो किसी तरफ के नहीं है ना। अगर रोका जाए ज़बरदस्ती तो तब बुरे, और अगर ना रोकें तो तब बुरे। डॉक्टर साहब, यकीन कीजिए कि असद उमर साहब से लेकर दूसरे सूबाई वज़रा तक हमने बार बार कहा कि भाई आप या तो कोई जुर्माना रखिए या ज़बरदस्ती इन्फोर्स कराइए, आवाम के ऊपर ये ना छोड़िए। जब रमज़ान में भी बार बार पासदारी आवाम नहीं कर रहे थे, हमने बार बार अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से ये बात की, आवाम की जिम्मेदारी है बुनियादी तौर पर कि ख्याल करें, मगर हुकूमत की भी जिम्मेदारी। बस अब तो नहीं अवाम पे छोड़ रहे ना। अगर अवाम पे छोड़ने वाली बात होती तो फिर पूरी कोशिश कर ली कि 1.25 महीने के अंदर शायद अवाम हमारी कोई बात सुन ले। अब हमने अपने ऊपर फिर दोबारा जिम्मेवारी ले ली है। अभी तो देखिए ना, लोग इसरार कर रहे हैं। मुझे पता चला है कि कुछ सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, और अफसोस से ये कहना पड़ता है, अपोजिशन पार्टी के लोग कह रहे हैं कि क्योंकि ये तहरीक इंसाफ ने कहा मास्क पहनना है तो हम नहीं पहनेंगे।
अब बताइए ये कोई बातें होती हैं करने वाली? ये हम किस तरह के लोग हैं? बिल्कुल जहालत जो है वो इस वक्त हमारे, वो कहती है, मैं तो कहती हूँ कि शायद कम ही कोई कौम इतनी जाहिल होगी जिस तरह के हम लोग की बातें। फिर ये कि जी कोरोना है नहीं, ये बाहर के मुल्कों से पैसे ले रहे हैं, ज़बरदस्ती हमें कोरोना कर रहे हैं। मुझे यहाँ तक लोगों ने फ़ोन किया कि जी वो एक टीका लगाते हैं उससे कोरोना हो जाता है। हम अस्पताल इसलिए नहीं जाते कि वहाँ एक टीका लगता है उससे कोरोना हो जाता है। अब बताइए कहाँ जाए बंदा? रज़ा भाई, ये है बड़ा अनफॉर्चुनेट कि कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ हैं। तहरीक इंसाफ की सिंध क़यादत ने भी बहुत सारे ऐसे बयान यहाँ पर दिए, जबकि दूसरी जो सूबाई क़यादतें हैं उनकी तरफ से, दूसरी जमातों की तरफ से इस किस्म के बयान नहीं आए। मुझे ये बताइएगा कि एक महीने पहले आप ही के हेल्थ डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि लाहौर एपिसेंटर बन रहा है, बहुत ज़्यादा केसेज हैं, कंप्लीट लॉकडाउन कर दें, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ ना जाएँ। आप समझते हैं उसकी पासदारी एक माह पहले हो जाती तो बेहतर था, नहीं की गई? अच्छा, असल में अगर आप देखें ना शाहज़ेब, आप कोई दुनिया का मुल्क जो है ना, इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो हैं दे गोइंग टुवर्ड्स बैंक्रप्सी। न्यूयॉर्क जैसा शहर विच वाज जो हैज़ अ बिगर इकोनॉमी देन ऑल ऑफ पाकिस्तान आई थिंक, वो तो अपनी बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर रहा है। आपको पता है ना, दिस इज़ द सिचुएशन एट द मोमेंट। तो हमारे जैसे गरीब मुल्क जो हैं उनके लिए तो सर्वाइव करना भी एक बहुत बड़ा अलमिया बन गया हमारे लिए कि हमने सर्वाइव किस तरह करना है। अगर काम नहीं होगा, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, टैक्स नहीं आएगा, तो लोगों का किस तरह ख्याल करेंगे? यानी इस वक्त इतनी, यानी इट इज़ सच वो कहते हैं ना डिफ़िकल्ट सिचुएशन कि मैं जब इमरान खान साहब को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ, व्हेन आई वाज विद हिम डे बिफोर यस्टरडे, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि व्हाट स्ट्रेन दैट जेंटलमैन इज़ गोइंग थ्रू। कितनी मुश्किल डिसीजंस हैं जो उनको लेनी पड़ रही हैं, और सवाए तनकीद के और बुरा भला सुनने का हम और किसी से कुछ नहीं सुनते। मतलब ये दुरुस्त है कि उनको बहुत मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं, मगर तनकीद इसलिए नहीं हो रही है कि वो मुश्किल फ़ैसले क्यों कर रहे हैं, तनकीद इसलिए हो रही है कि वो दुरुस्त फ़ैसले क्यों नहीं कर रहे हैं। गरीब आदमी, उसकी रोज़ी सब बताकर लॉकडाउन किया गया था कि कोरोना से तो उससे ज़्यादा इस बात से ख़तरा है। अब कोरोना भी फैल गया और लाहौर को आप बंद भी दोबारा कर रहे हैं, दूसरे एरियाज़ को भी कर रहे हैं, तो ये बेहतर ना होता कि एक दफ़ा लॉकडाउन को ज़रिए कंट्रोल किया जाता और उसके बाद ये स्ट्रेटजी अपनाई जाती जो आप अपना रहे हैं? दूसरे ममालिक में भी ये हुआ कि पहले कंट्रोल किया और उसके बाद सिलेक्टिव लॉकडाउन किया जिस जिस एरिया में वापस फैला। वैसे मैं आपको बताऊं कि इस खोलने की वजह से आपके सिचुएशन जो है, आई थिंक अभी भी अगर हम ये जिस तरह करने लगे हैं पार्शल लॉकडाउन, आई थिंक विल बी एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन टू सम एक्सटेंट। और मेरा ख्याल है अब लोगों को शायद होश के नाखून ले लें जब वो देखेंगे कुछ इलाके बंद हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है वो SOPs भी प्रैक्टिस करने शुरू कर देंगे। क्योंकि हम तो यही कहते थे ना, आप SOPs प्रैक्टिस कर लें तो हम आपको नहीं बंद करेंगे, काम नहीं रोकेंगे आपका। लेकिन जब देखा, अब जब मुश्किल पड़ेगी, वही वाली बात है, ऐसी कौम है जो बातों से बात मानती नहीं है। आप बातें जितनी मर्जी कर लें, उन्होंने सुनना तो ये नहीं। आप ही खुद फरमा रहे हैं कि जब तक हम सख्ती नहीं करेंगे, जब हम तक स्ट्रिक्टनेस नहीं शो करेंगे, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी डन। बट देन यू मस्ट रिमेंबर शाहज़ेब, यू कांट परमानेंटली क्लोज डाउन अ कंट्री। आप कितना अरसा बंद करेंगे? ये वबा तो नहीं जाने लगी ना, इट्स देयर टू स्टे। आप देखें ना, मैंने ये आपको कोट किया कि चाइना जैसा मुल्क जिसने सब कुछ रोकथाम करके सब कुछ खोला, आज फिर बीजिंग में वो निकल आए केसेस। नहीं, मगर रसबा इस तरह नहीं निकले ना बीजिंग में कि पूरा बीजिंग बंद करना पड़ा हो या पूरा चीन बंद करना पड़ा हो। एक फूड मार्केट में निकला, 1-2 दिन में कोई 78 केसेस आए, फूड मार्केट बंद की, आसपास के एरियाज बंद किए, आसपास के स्कूल्स के हवाले से ऑर्डर्स वापस लिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बंद कर दिया। बरतानिया में कहाँ 1000 से ऊपर अमवात होती थी, अब डबल डिजिट्स में आ गई हैं। इटली में डबल डिजिट्स में आ गई हैं, 36-38 अमवात। तो उन्होंने अपना पीक क्रॉस किया है। फिर ही आप टारगेट कर सकते हैं कि जी किस मार्केट में किस एरिया को बंद करना है। हमने उसे पहले कर दिया और अब जगह जगह फैला हुआ है, और आपने लाहौर के एरियाज जो सिलेक्ट किए, बहुत बड़ा हिस्सा लाहौर का बंद कर दिया। अभी भी मैं आपको ये बात बताऊं कि अभी भी इंशाल्लाह ये जो स्मार्ट लॉकडाउन हम करने लगे हैं और पार्शियल एरियाज बंद करेंगे, इट विल ब्रिंग द सिचुएशन अंडर कंट्रोल। एक और चीज़ आप मत भूलिएगा शाहज़ेब कि हमारा फर्टिलिटी रेट अभी भी, मतलब इट्स नॉट समथिंग दैट आई वांट टू रीअश्योर पीपल ऑन, लेकिन मैं दुनिया के साथ अगर मुकाबला करूं तो अभी भी अगर हम कहते हैं कि हमारे प्रूवन केसेस जो हैं आज के दिन में 1,45,000 हैं, तो एंड ऑफ द डे द नंबर ऑफ डेथ्स आर 2,720।
दी 1.8 आपका, हम पता नहीं अल्लाह ने कोई ख़ास हम पे मेहरबानी की है या हमारे पे वो वाली बात है कि शायद कोई एक्स्ट्रा टाइम ही अल्लाह ताला काम कर रहे होंगे हमारे लिए पाकिस्तान वालों की, क्योंकि शायद हम इतने जाहिल हैं एंड ट्राइंग टू सेव अस, बिकॉज फर्टिलिटी रेट अभी भी हमारा कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ लेस, और बड़ा अच्छा हमारा रिकवरी रेट है। अगर 51-52 हज़ार बंदे जो हैं वो ठीक होके घरों को चले गए हैं, सेहतमंद हो गए हैं, दे कैन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। मगर डॉक्टर साहब, शरह अमवात कम है, ये अल्लाह की मेहरबानी है, मगर मस्बत केसेस की शरह बढ़ गई है, ये हुकूमत की नाकामी है। 20% से ऊपर की शरह है जो आसपास पड़ोस के ममालिक में नहीं है, भारत में नहीं है। देहाती एरियाज तक अगर ये चला गया, 12 लाख तक की बात कर रहे हैं सद उमर साहब, तो क्या वहाँ पर कैपेसिटी मौजूद है इस पूरे के पूरे क्राइसिस से निपटने की? बहुत बड़ा क्राइसिस आ सकता है। क्राइसिस तो मेरा ख्याल है ये दिस इज़ अ सिचुएशन विच इज़ एन एवर इवॉल्विंग सिचुएशन। फॉर एग्जांपल कल की मैं आपको बात बताती हूँ, परसों के दिन में नंबर ऑफ केसेस एडमिटेड इन लाहौर हॉस्पिटल्स वर मोर देन व्हाट हैपेंड येस्टरडे, क्योंकि मैं रोज़ाना रात की रिपोर्ट लेती हूँ और वो मुझे बताते हैं कि इतने मरीज़ दाखिल हुए नए पेशेंट्स, कल के कंपैरेटिवली थोड़े कम थे। अब मकसद ये है कि टेस्टों की तादाद तो आपको पता है हमने बहुत बढ़ा दी है, और सिम्टोमेटिक लोग, अब पीपल हैव बिकम मोर अवेयर अबाउट इट, लोग आ भी रहे हैं। तो अभी मेरा ख्याल अगले हफ्ते में एक क्लियर पोजीशन जो है वो सामने आएगी। अभी तक हमने जितनी प्रोजेक्शंस की हैं वी कम आउट रॉन्ग ऑन देम, आई होप यू नो दैट। हम वैसे प्रोजेक्शंस में गलत भी होते रहे हैं, मतलब हुए हैं, मगर वो लॉकडाउन की वजह से हुए, और वो था कि जो हमने जितना सोचा था उतनी नहीं हुई हैं। इस दफ़ा गलत हो रहे हैं कि जितना सोचा था उससे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो ये उम्मीद करें कि जो पॉजिटिविटी का रेशो है वो 20% से नीचे जाए, 15-10% और फिर सिंगल डिजिट में जाए, ताकि ज़रा एक कंफर्टेबल पोजीशन हो। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते 10 दिन में कुछ तब्दीली ज़रूर सामने आएगी आपके, कि द नंबर ऑफ केसेस माइट बी रिड्यूसिंग अ लिटिल बिट। मतलब आई हैव अ फीलिंग, I might be totally wrong, as I said, बहुत सारे हम साइंस की बातें करके and we've been proved wrong many a times, लेकिन अल्लाह करे हम गलत ही साबित हों और जो हम प्रोजेक्शंस देखते हैं वो उस तरह की प्रोजेक्शंस ना आएँ और पाकिस्तान इस मुश्किल से निकल जाए। लेकिन बात भी करनी ज़रूरी होती है, लोगों को बताना भी ज़रूरी होता है। अब आज ख़बर ये चल रही है कि असद उमर ने लोगों को डराया, भी डराया नहीं। अगर सच्ची बात करो तब नाराज़, ना बात करो तब नाराज़, किस तरफ जाए हमें समझ नहीं आती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बात दुरुस्त है कि सच्ची बात ही आवाम के सामने रखनी चाहिए जो भी मामला है, और आवाम में इस हवाले से ये भी आप दुरुस्त कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ हैं। आवाम को हुकूमत पर यकीन करना चाहिए। कोरोना वायरस के हवाले से जो हुकूमत ने ताकीद की उस पर भी अमल करना चाहिए। जहाँ हुकूमत बरी ज़िम्मा नहीं है इस बात से कि इस मामले को इन्फोर्स कराती, वहाँ पर आवाम भी बरी ज़िम्मा नहीं है इस बात से कि वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें और जो SOPs की पासदारी करें। और साथ ही जो आवाम की बात करी थी, हमने उनसे डॉक्टर यास्मीन रशीद साहिबा से कहा कि सिंध में इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है उसने भी बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया इसमें, कि जिस किस्म के बयानात दिए गए, जिसमें रुकन सिंध असेंबली खुर्रमशेर ज़मां ने जिस किस्म की बातें की, खुर्रमशेर ज़मां में ख़ुद भी फिर कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई। हम उनकी सेहत के लिए दुआगो हैं। साथ ही हम बात करते डॉक्टर साहिबा से कि बार बार इस प्लेटफॉर्म से कहा गया कि कम अज़ कम आवाम को इन्फोर्स कराइए। असद उमर साहब से उस वक्त भी हमने ये बात की। असद उमर साहब, वज़ीर आज़म ने भी ये बात की कि हम आज़ाद कौम हैं और इस तरीके से ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, जेलों में नहीं डालना चाहिए। जो जेलों में डालने वाली बात है वो ज़ाहिर दुरुस्त है, मगर पेनल्टीज़ तो हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आज़ाद कौमें हैं, जमहूरियतें हैं, वहाँ पर $1,500-2,000 $2,000 की पेनल्टी पड़ रही है, जुर्माना पड़ रहा है शहरियों को अगर वो ये नहीं बता पाते कि वो घर से क्यों निकले हैं। तो लोगों की सवाबदीद पर तो नहीं छोड़ा गया है, लोगों को मजबूर तो किया गया है कि इस लॉकडाउन पर अमल करें। सवाल सिर्फ ये आ जाती है कि क्या हुकूमती जोर से, क्या ताकत के इस्तेमाल से, क्या कानून के इस्तेमाल से वो हो सकता है। आज भी अगर आप अपने आप कराची में होते हैं, अगर आप बाहर निकल के देखें तो आपको नजर आएगा कि जो इस वक्त कानून कह रहा है, जो इस वक्त हुकूमत की हिदायत है वो नहीं फॉलो की जा रही। तो क्या इससे ज़्यादा और सख्त इक़दामात या अहकामात अगर आप इशू कर देंगे, सादर कर देंगे तो वो फॉलो हो जाएंगे? मेरे ख्याल में मैं फिर वही कहूँगा, ये उस वक्त हम इसमें कामयाबी हासिल करेंगे जब पाकिस्तान के शहरी के दिल की आवाज़ बने और उसको मंतक, उसको समझ में आए, उसका जहन समझे कि हाँ वाकई ये सही चीज़ है। अब नहीं किया गया पाकिस्तान के शहरियों की तरफ से अमल, हुकूमत ने भी नहीं कराया। वज़ीर-ए-आज़म ने टाइगर फोर्स का कहा था, टाइगर फोर्स ने भी नहीं कराया, और इस वक्त सूरत हाल अब सबके सामने है। इटली में लॉकडाउन के इब्तिदाई 2 हफ्तों में 1 लाख शहरियों को
हुकूमती हिदायत की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने आयद किए गए। स्पेन की हुकूमत ने 14 मार्च को मुल्क भर में लॉकडाउन लगाया। यहाँ भी तालीमी इदारे, गैर जरूरी कारोबार, होटल, सयाहती मकामात बंद कर दिए गए। स्पेन ने दीगर यूरोपीय ममालिक के साथ लगने वाले अपने बॉर्डर्स भी बंद कर दिए, लोगों को घरों तक महदूद कर दिया। लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए मुल्क भर में लाखों पुलिस और फौजी एहलकार तैनात कर दिए। शहरियों की निगरानी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। खिलाफ वर्जी पर 601 यूरो से लेकर 40,400 यूरो तक का जुर्माना आयद किया जा सकता था। शहरियों के गैर जरूरी सफर पर 600 यूरोस, पुलिस के साथ उलझने या बदतमीजी करने पर 10,000 यूरोस तक का जुर्माना था। लॉकडाउन के पहले ही महीने में यानी 15 मार्च से 14 अप्रैल तक स्पेन में 5 लाख जुर्माने किए गए। फ्रांस में भी 17 मार्च को कोरोना के 22 मुल्कगीर लॉकडाउन लगा। तमाम गैर जरूरी कारोबार, इज्तिमात, लोगों के गैर जरूरी सफर पर पाबंदी लगा दी गई। शहरियों को इंतहाई जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलने की इजाजत थी, वो भी दिन में एक बार, सिर्फ 1 घंटे के लिए। हर शहरी के लिए लाजमी करार दिया गया कि घर से जाने की वजह और वक्त एक फॉर्म पर लिख कर रखे और वो फॉर्म दिखाए पुलिस को अगर पुलिस मांगे। फ्रांस में भी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 135 यूरो से 3,700 यूरो तक का जुर्माना था और ये सारी हिदायत देकर आवाम के ऊपर नहीं छोड़ दिया गया बल्कि जुर्माने लगाए गए, इन्फोर्स किया गया। इस वक्त आप सामने ग्राफ देख रहे हैं कि किस किस यूरोपीय मुल्क में कितने जुर्माने लगाए गए। जर्मनी में भी बाकायदा तौर पर 100 से 250 यूरो का जुर्माना रखा गया। बरतानिया में जुर्माना रखा गया और पुलिस जुर्माने करती भी नजर आई। इन तमाम ममालिक ने लॉकडाउन को इन्फोर्स कराने के लिए कवानीन बनाए और फिर आवाम पर नहीं छोड़ दिया बल्कि जुर्माने लगाए और अपना लॉकडाउन कामयाब किया। पाकिस्तान में अप्रैल के महीने तक लॉकडाउन के नतीजे में सूरत हाल कंट्रोल में थी और इसे कंट्रोल में रखा जा सकता था और उसके बाद पीक करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो स्मार्ट लॉकडाउन स्ट्रेटजी उसकी तरफ जाया जा सकता था, मगर लॉकडाउन नरम किया गया। हालांकि अप्रैल के महीने तक खुद वजीर आजम दूसरे ममालिक से कंपेयर कर रहे थे और लॉकडाउन का क्रेडिट दे रहे थे। इसके मुताबिक जो मैं आपको मुबारक देना चाहता हूँ कि इसके मुताबिक आज नहीं 25 अप्रैल तक हम अंदाज़ा ये था कि 50,000 कोरोना के मरीज़ होंगे पाकिस्तान में और आज जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंशाल्लाह 12 से 15,000 तक कोरोना के मरीज़ होंगे। जो कैलकुलेशन पहले थी 50,000 होने थे, आज जो हम सारे असेस कर रहे हैं जो जितने भी कोरोना के केसेस आ रहे हैं, तो आज हम समझते हैं कि 12 और 15,000 के बीच में आज हम इस खुशकिस्मत कंडीशन में इसलिए और खुशकिस्मत इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप दुनिया में और मुल्कों का हाल देखें इस वक्त कि किस तरह 1,000 800 दिन में लोग मर रहे हैं वहाँ। तो उसके मुकाबले में मैं ये कह रहा हूँ कि उनका जब मुआवजा किया जाए तो हमारे हालात बहुत बेहतर हैं। तो और मैं ये इसलिए भी हैं कि जब 26 कोरोना के केसेस थे पाकिस्तान में 13 मई के करीब, तो हमने तब लॉकडाउन किया था पाकिस्तान में। हाँ 13 मार्च को, तो हमारा 26 फरवरी को पहला केस आया था और जब हमारे 26 केसेस हुए तो 13 मार्च को हमने अपना लॉकडाउन शुरू किया था। अप्रैल में जो सोचा था उतने केसेस नहीं आए, मई में जितना सोचा था केसेस नहीं आए। वज़ीर आज़म ने कहा था कि 15 मई तक शायद प्रेशर आए, वो भी नहीं आया और फिर सब कुछ खोल दिया गया। और जब सब कुछ खोला जा रहा था तो डॉक्टर्स हाथ जोड़कर इल्तिजा कर रहे थे कि लॉकडाउन इस तरीके से ना खुले। खुदा ना खास्ता इस तरह की सिचुएशन चलती रही तो मुझे ये डर है ऐसा ना हो कि हम रोडों पे लोगों का इलाज कर रहे हो, हम डिसाइड कर रहे हो कि आपके रिश्तेदारों में से कौन सा ऐसा है जो 35 साल का है और कौन सा ऐसा है जो 55 साल का है। 55 वाले साल को छोड़ देते हैं, सिर्फ 35 को देखते हैं, बाकी को फारिग कर देते हैं। मैंने ये गौर किया है कि जब से ये 14 तारीख से लॉकडाउन ईज आउट हुआ है और लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया है तो जो कोरोना के मरीजों की तादाद है वो अचानक से बढ़ गई है। हम बिजनेस कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करेंगे, हमें पता है कि लॉकडाउन बिजनेस के ऊपर बहुत बुरा असर डाल रहा है, इकोनॉमिकल इफेक्ट्स हैं, हर एक के ऊपर हैं, डॉक्टर के ऊपर भी इकोनॉमिकल इफेक्ट्स हैं। हमारे भी घर क्लिनिक से चलते हैं, हमने भी क्लिनिक्स बंद की हुई हैं। जब आप बीमार होंगे तो आप काम कहाँ से करेंगे, जिंदगी वापस नहीं आ सकती। हमारे हुक्मरान ने बहुत गलत फैसला किया है और हमारे उलमा ने बहुत गैर संजीदगी का और इंसान की जान से खेलने का मुजाहरा किया गया है। कहीं पर भी आपने 20 SOPs बनाए, क्या ये SOPs पे पाकिस्तान के मस्जिदों में उस पर अमल होगा? कैसे अमल होगा और कैसे उसको कराया जाएगा? ये जितने भी दुकानें, ये जो स्टोर्स हैं, खुदारा इसको बंद करें। उलमा से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये फैसला आप वापस ले लें।
सिंध में डॉक्टर्स ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वफाकी हुकूमत की तरफ से ये इल्ज़ाम लगा दिया गया कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत के कहने पर डॉक्टर्स ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो डॉक्टर साहबान है बुनियादी तौर पर ये सियासत कर रहे हैं और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के कहने पे सियासत कर रहे हैं। अच्छा? ये इन्होंने खुद से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अच्छा? ये इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है। डॉक्टर्स के ऊपर हम इस तरह का अगर इल्जाम लगाएं कि क्राइसिस नहीं, डॉक्टर्स को क्यों नहीं कह सकते? नहीं, डॉक्टर्स को क्यों नहीं कह सकते सर? डॉक्टर ने एमएस नहीं बनना होता हॉस्पिटल का, डॉक्टर ने लुक्रेटिव पोजीशंस नहीं लेनी होती। अच्छा जी। डॉक्टर्स को आप क्यों नहीं कह सकते? डॉक्टर्स ठेकों में फैसले नहीं करते, डॉक्टर करप्शन में इन्वॉल्व नहीं इस मुल्क में कभी हुए। इसको सियासी दे रहे, ये इसके ग्राउंड रियलिटीज नहीं देख रहे। अच्छा। इसके नजदीक गरीबों का कोई लेना देना नहीं, वो भले मर जाए। सिंध के डॉक्टर्स पर ये इल्ज़ाम लगा तो अगले दिन पंजाब के डॉक्टर्स ने वही बात की जो सिंध के डॉक्टर्स ने की। जो सऊदी गवर्नमेंट हुकूमत ने फैसले किए हैं, जो दुबई की गवर्नमेंट ने फैसले किए हैं, एज अ मुस्लिम कंट्रीज जो फैसले किए हैं, हमें भी पाकिस्तान को उन्हीं फैसलों के साथ चलते रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसको इस्टेब्लिश करना होगा। दरख्वास्त करना चाहूँगा कि खुदारा किसी इस तजर्बागाह को आज जिस तरीके से ग्राफ बढ़ा, 10,000 से हमारे लोग ज़्यादा यहाँ पे अब इफेक्ट हो गए हैं और जबकि हम लोग अभी उनके जो है टेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं करते। यकीन जाने ये हज़ारों में नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, ये माफ़ करे, इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। कहते बड़ा अजीब लगेगा अगर कहें कि ये लाखों में है, लेकिन इससे ये कमतर कतई तौर पे नहीं है। अभी थोड़ा सा जो रिलीफ किया है उसके अंदर ही आप देखते हैं कराची के अंदर क्या हो रहा है, लाहौर के अंदर क्या हो रहा है, पिंडी के अंदर क्या हो रहा है और हमारे बाकी शहरों में और देहात के अंदर क्या हो रहा है। तो हम ये समझते हैं कि इस लॉकडाउन पॉलिसी को बड़ा मौसर तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इस लॉकडाउन पॉलिसी के अंदर मजहबी रसूमात और मजहबी हमारी अकीदत है उसके ऊपर भी इसकी पाबंदी होनी चाहिए। कारखाने के अंदर भी उसी वक्त ये चलेगी कि जब अगर कारखाने के अंदर हम लोग बैठे हैं तो फिर कारखाने के साथ ये चीज़ें जो आके आ सकती हैं। जबकि कारखाना चलेगा, जब ज़िंदगी चलेगी तो फिर ये सारी चीज़ें आगे आएगी और उस वक्त कारखाना और ज़िंदगी चलेगी जब सेहत होगी, जब हमारे साथ ये सब चीज़ें होंगी। और फिर उसके अगले दिन खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर्स ने भी ये बात दोहराई। पीक टाइम अभी आ रहा है, जो अगले जो 3 से 4 हफ्ते मजीद इसके लिए पीक टाइम है जिसमें पूरी की पूरी मुल्क इसके लपेट में आ सकता है। हुकूमत वक्त ने जो फैसला कर लिया कि लॉकडाउन में रिलैक्सेशन और बिजनेस कम्युनिटी की कि मार्केट रमज़ान में ओपन और इसी तरह बाकी जगह रमज़ान में ओपन, हमारे ये कुछ सारे साथ हैं कि एक तो हुकूमत बिल्कुल हकीकी मानों में लॉकडाउन को इम्पोज करे और जिसको लॉकडाउन कहते कि वो नज़र आ जाए कि वो लॉकडाउन है। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लॉकडाउन पॉलिसी है उसको सही मानों में इम्प्लीमेंट कर ले। लॉकडाउन का ये मतलब नहीं है कि यूनिवर्सिटी रोड पे जो दुकानें खुली है बस ठीक है लॉकडाउन हो गया, नहीं। लॉकडाउन का मतलब ये है कि अगर पेशावर में लॉकडाउन है तो पेरिफेरी में भी लॉकडाउन हो, आपकी सिटी में भी हो, आपकी दुकानें भी बंद हो, आपकी शॉपिंग मॉल भी बंद हो। हमारे सूबे के तमाम बड़े अस्पतालों के डॉक्टर्स इस वक्त इन्फेक्ट हो चुके हैं। ये नंबर बढ़ता है रोज़ों में और ऐसे हालत पे पहुंच जाता है जब वेंटिलेटर्स की ज़रूरत हो जाए तो हम लोग इसको कवर नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान में रमज़ान शुरू हो चुका है। हम सब उलमा कराम से इंतहाई आजिज़ाना तौर पे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अपने इस डिसीजन को रिवर्स करें, वरना इसका जो नतीजा निकलेगा वो नतीजा ऐसा होगा कि शायद सड़कों पे मरीज़ पहुंच जाए और शायद हमारे पास हमारा हेल्थ सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स कर जाए। डॉक्टर्स की कोई सुन नहीं रहा था, लॉकडाउन उठाया जा रहा था, फिर सिंध की खवातीन डॉक्टर्स ने भी रो रो कर हुकूमत और आवाम से इंतजार किया। हमारे डॉक्टर्स एक्सपोज होते जा रहे हैं। डॉक्टर्स पे ये प्रेशर है कि जब वो कोरोना का मरीज देख के घर जाते हैं उनको अपने माँ बाप के साथ भी बात करनी है, अपने बच्चों को भी संभालना है, अपने घर वालों को भी संभालना है। वो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर नुसरत हम घर कैसे जाएं, हम कहाँ जाएं, क्योंकि हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी हिफाजत, हमें अपनी जान की तो परवाह नहीं है लेकिन अपनी फैमिली की तो सबको परवाह होती है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम डॉक्टरों को बचाएं, क्योंकि अगर डॉक्टर मरना शुरू हो गए तो फिर मरीजों को देखने वाला भी कोई भी नहीं होगा। और फिर सब कुछ खुल गया, डॉक्टर्स बुरी तरह मुतासिर हुए, अवाम बुरी तरह मुतासिर हुए, केसेस बुरी तरह पाकिस्तान में बढ़ते रहे और कल असद उमर साहब ने बताया कि पाकिस्तान में जून के आखिर तक 3 लाख और जुलाई के आखिर तक 12 लाख लोग के मुतासिर होने का खदशा है। इस वक्त सूरत हाल जा रही है, अगर इसमें कोई तब्दीली न की गई तो हमें हमारे जो माहिरीन हैं वो ये बता रहे हैं कि जब तक जून के आखिर तक हम पहुँचेंगे तो इस तादाद में तकरीबन 2 गुना का इजाफा हो चुका होगा
यानी ये तकरीबन 3 लाख तक भी पहुंच सकती है तादाद उन लोगों की जो कोरोना का टेस्ट होने के बाद पॉजिटिव केस आए, जिनको कोरोना का मर्ज हुआ। जुलाई के आखिर तक यही नंबर, जहां जो इस वक्त तादाद जो है तकरीबन 1.5 लाख केसेस की है, वो बढ़कर जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख के दरमियान पहुंच सकती है। तो हम एक ब्रेक शामिल। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस अहम मरहले में दाखिल हो गया है। यह हफ्ता बड़ा अहम साबित होगा और यह मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट इस हफ्ते केस की समाअत मुकम्मल कर ले। आज की समाअत के दौरान अदालत के रिमार्क सामने आए कि कोई भी जज एहतसाब से बालातर नहीं है, लेकिन किसी जज को अमूमी अंदाज में चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देंगे। दौरान समाअत हुकूमती वकील ने मिसाल दी कि आर्टिकल 63 के तहत जायदादें जाहिर ना करने वाला रुकन असेंबली अपनी मिल्कियत से महरूम हो जाता है और जज भी सर्विस ऑफ पाकिस्तान में आता है। इस पर जस्टिस मकबूल बाकी ने रिमार्क्स दिए कि फरोग नसीम साहिब, क्या आपका यही मुकदमा है? जो दलाइल आप दे रहे हैं ये आपका मुकदमा नहीं है। इस दौरान बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आपका नुक्ता यह था कि मवाद काउंसिल के सामने आने के बाद बाकी चीज़ों की अहमियत नहीं रही। जस्टिस मकबूल बाकी ने रिमार्क्स दिए कि किसी फोरम पर यह साबित करें कि अहलिया को जायदाद खरीदने के लिए जज ने पैसे दिए। फरोग नसीम ने अदालत को बताया कि अभी ये वजाहत देनी है कि प्रॉपर्टीज कैसे खरीदी गई। आज तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया। इस दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि अहलिया को अपने वालिदैन से कुछ मिले, क्या वो बताना भी शौहर की जिम्मेदारी है? फरोग नसीम ने जवाब दिया कि अहलिया के असासे आमदनी से जायद हैं। इस मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जिससे अहलिया के असासे आमदनी से ज़्यादा लगते हैं? क्या इस बात का इम्कान है कि FBI अहलिया से ज़राए पूछ ले? फरोग नसीम ने कहा कि FBI पूछे और अहलिया जवाब दे दे तो केस खत्म हो जाएगा। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि अहलिया के असासे आमदनी से ज़्यादा हैं तो इसका तयन किस फोरम पर होगा? फरोग नसीम ने जवाब दिया कि सर्विस ऑफ पाकिस्तान के तहत ये जवाब खावंद ने ही देना है। फरोग नसीम ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि सरकारी मुलाजिम का बेटा लग्जरी गाड़ी चलाता फिरे और उससे कोई पूछे भी नहीं। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने वफाक के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि आपका मुकदमा जायदादों की मिल्कियत से मुताल्लिक है, किसी के रहने सहने का अंदाज का मुकदमा आपका नहीं है। रेफरेंस में मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज की मुंतकली की बात की गई है, इसके बारे में दलाइल दें। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने अहम रिमार्क्स दिए कि अगर जजेस काबिल एहतसाब हैं तो फिर हुकूमत भी काबिल एहतसाब है। जिस पर फरोग नसीम ने कहा कि हुकूमत का एहतसाब भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जायदाद जज की है, लेकिन लगता है कि ट्रायल सदर और वजीर आजम का हो रहा है। जस्टिस मकबूल बाकी ने रिमार्क्स दिए कि बदनीयती के इशू पर बात आगे बढ़ती है तो फिर इसके नताइज भी होंगे। जिस पर फरोग नसीम ने कहा कि नताइज हुए तो फिर वो सब पर और बिला इम्तियाज होंगे। वैसे फरोग नसीम ने अदालत को बताया कि वो कोशिश करेंगे कि अपने दलाइल 2 दिन में मुकम्मल कर लें और अब समाअत कल होगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में ही मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए।